हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पे। 2 दिसंबर को जो तीसरा शिफ्ट हुआ था 2025 में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का, इसमें पूछे गए साइंस के 25 प्रश्नों को हम लोग कवर करने जा रहे हैं, उनका हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। इस सीरीज के अंदर आने वाले हर वीडियो का पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे ऐप के ऊपर। ऐप को डाउनलोड करने के बाद, लॉगिन साइन अप करने के बाद आप जाएंगे फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में, आपको सारे पीडीएफ इसी में दिखेंगे। अब आइए हम लोग प्रश्नों को करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक रासायनिक गुणधर्म को संदर्भित करता है। जब हम रासायनिक गुणधर्म की बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से आते हैं रासायनिक अभिक्रिया, है ना। रासायनिक अभिक्रिया, ये जो तरलता है, गलनांक है, क्वथनांक है ना, उसके बाद द्रव्यमान है, घनत्व है, ये सब कहे जाते हैं किसी भी पदार्थ के भौतिक गुणधर्म, है ना। भौतिक गुणधर्म कि भैया बहाव है या नहीं है, गलनांक क्या है, क्वथनांक क्या है, घनत्व क्या है, द्रव्यमान क्या है, ये सब भौतिक गुणधर्म कहे जाते हैं। जब हम रासायनिक गुणधर्म की बात करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से आते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं, राइट। तो वायु में ज्वलन यानी कि वायु में दहन, वायु में जलना अपने आप में एक रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक परिवर्तन भी आप बोल सकते हो, और ये किसी पदार्थ का रासायनिक गुणधर्म होता है। कोई पदार्थ वायु में कैसे जलता है वो उस पदार्थ का ना एक रासायनिक गुणधर्म कहा जाएगा, है ना। जैसे पेट्रोल है, डीजल है, ये पदार्थ में अलग तरीके से जलते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो वायु में जलते ही नहीं है, तो ये सब उनके जो है रासायनिक गुणधर्म कहे जाएंगे, है ना, रासायनिक गुणधर्म कहे जाएंगे। v मीटर पर सेकंड वेग से गतिमान m द्रव्यमान के एक पिंड की गतिज ऊर्जा x जूल है। एक पिंड है जिसका द्रव्यमान m है और ये गतिशील है v मीटर पर सेकंड से, और इसकी जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, वो है x जूल। कहा जा रहा है अगर पिंड का वेग 4v मीटर पर सेकंड में परिवर्तित हो जाए तो गतिज ऊर्जा का मान कितना होगा। 4v यानी कि पहले v था ना, अब कितना हो गया 4 गुने में v, यानी कि 4 गुना हो चुका है, 4 गुना हो चुका है। तो गतिज ऊर्जा जो है वो समानुपाती होता है v स्क्वायर का, ठीक। अगर आप इस v को 4 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा पहले की 16 गुनी हो जाएगी, है ना, पहले की 16 गुनी हो जाएगी, पहले की 16 गुनी हो जाएगी। तो पहले अगर x जूल गतिज ऊर्जा ये थी, तो अब कितनी हो जानी है, x गुने में 16 यानी कि 16x जूल, है ना, 16x जूल। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गतिज ऊर्जा का सूत्र ये आपको तो याद होगा, बचपन से आपने रट रखा है इसको, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। और यहीं से हम लोगों ने ये रिलेशन लगाया है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। ये वी क्या है, स्पीड है ना, स्पीड। डैश अयस्क को भर्जन की प्रक्रिया द्वारा उनके संबंधित ऑक्साइडों में परिवर्तित किया जाता है। मान लीजिए कि कोई ऑक्साइड है, मान लीजिए कि कोई अयस्क है जो कि सल्फाइड अयस्क है, जैसे ये जिंक ब्लेंड, ये जिंक का एक अयस्क है जहां से जिंक धातु को प्राप्त किया जाता है। इसको हीट किया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इसको हीट किया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, है ना। यहां मैंने जिंक का सल्फाइड लिया है, आप किसी दूसरे धातु का सल्फाइड अयस्क भी ले सकते हो। इसको हीट किया जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है जिंक ऑक्साइड में, और यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। तो यहां पर क्या हुआ कि हमारे पास एक सल्फाइड अयस्क था जिसको ऑक्साइड में कन्वर्ट किया गया है। ये जो प्रोसेस है ना, यही प्रोसेस कहलाता है भर्जन, यही प्रोसेस कहलाता है भर्जन। इसे अंग्रेजी में रोस्टिंग बोलते हैं, है ना, रोस्टिंग बोलते हैं, रोस्ट कर दिया गया है। तो रोस्टिंग में क्या होता है कि सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड अयस्क में कन्वर्ट किया जाता है और वायु के उपस्थिति में या फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। गर्म करके सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करके इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। इसी प्रोसेस को ना रोस्टिंग कहा जाता है, भर्जन कहा जाता है। तो सल्फाइड हमारा आंसर हो जाएगा। इसी का एक भाई है जिसे निस्तापन कहा जाता है। मान लीजिए जिंक का ये कार्बोनेट अयस्क है, इसको आप हीट करो एयर के अब्सेंस में या फिर लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, यानी कि वायु की सीमित मात्रा में या फिर ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में। जब हम वायु बोलते हैं तो हमारा वहां पर मतलब ऑक्सीजन से ही होता है ना, वहां पर हमारा मतलब ऑक्सीजन से ही होता है, ठीक है। इसको हीट करेंगे तो भी ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा
और यहाँ पर ऑक्सीजन गैस जो है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर मुक्त होने वाली है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर मुक्त होने वाली है। यहाँ देखो कार्बोनेट अयस्क जो है ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन यहाँ हम लोगों ने ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या फिर ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में गर्म करते हैं कार्बोनेट अयस्क को, और इस प्रोसेस को कहा जाता है दोस्तों निस्तापन। इसे क्या कहा जाता है? निस्तापन कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे कैल्सिनेशन कहा जाता है। कैल्सिनेशन कहा जाता है। तो कैल्सिनेशन में कार्बोनेट अयस्क को एयर के अब्सेंस में हीट किया जाता है ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए, और भर्जन में सल्फाइड अयस्क को हीट किया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए। बाद में फिर क्या होगा, इस ऑक्साइड को, है ना, इस ऑक्साइड को, इस जिंक ऑक्साइड को चाहे सल्फाइड से प्राप्त किया गया हो चाहे कार्बोनेट से प्राप्त किया गया हो, इसका अपचयन करवाया जाएगा, यानी ऑक्सीजन को हटाया जाएगा तो जिंक धातु जो है वो मिल जाएगी। तो ये निस्तापन है कार्बोनेट अयस्क के लिए। कार्बोनेट अयस्क के लिए निस्तापन होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये जो सल्फाइड अयस्क है ना जिंक का, इसे जिंक ब्लेंड कहा जाता है। राइट, जिंक ब्लेंड कहा जाता है। ये जिंक का अयस्क है, ये भी जिंक कार्बोनेट जो है जिंक का ही अयस्क है। यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी स्थिर रखते हुए चंद्रमा का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी का द्रव्यमान m है ना, ये अर्थ है और ये मून है, इसका द्रव्यमान हम लोग छोटा m मान लेते हैं। ये चंद्रमा है, मून है, इनके बीच की दूरी मान लीजिए कि r है। तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो लगेगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कैपिटल G। ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक पूरे ब्रह्मांड के लिए इसका मान नियत है, कांस्टेंट है, नहीं बदलता है। द्रव्यमानों का गुणनफल, पृथ्वी का द्रव्यमान m हो जाएगा, चंद्रमा का द्रव्यमान स्मॉल m हो जाएगा, और बट्टे में इनके बीच की जो दूरी है उसका स्क्वायर। ठीक, अब देखो ये जो कैपिटल G है ये तो कांस्टेंट है, नियत है पूरे ब्रह्मांड के लिए। हमें इनके बीच की दूरी भी नियत रखनी है, उसको चेंज नहीं करना है, तो ये भी कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया, ये तो पहले से कांस्टेंट है। और कहा गया है कि केवल चंद्रमा का द्रव्यमान 2 गुना किया जाएगा, यानी पृथ्वी का द्रव्यमान जो है उसको भी चेंज नहीं किया जाएगा। यानी अब ये जो बल है, ये जो बल है ये सीधा डिपेंड कर रहा है इस चंद्रमा के द्रव्यमान पर, स्मॉल m पर। ठीक, क्योंकि ना तो r में चेंज करना है ना ही पृथ्वी के द्रव्यमान में चेंज करना है, केवल चेंज यहां पर किया जा रहा है चंद्रमा के द्रव्यमान में। तो अगर हम इसको 2 गुना कर देते हैं तो जो बल है गुरुत्वाकर्षण बल ये भी 2 गुना हो जाएगा। तो हम बोलेंगे 2 गुना हो जाएगा। तो अगर हम द्रव्यमान बढ़ाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ता है, अगर कम करते हैं तो कम होता है। हाँ, अगर हम दूरी के साथ छेड़खानी करेंगे तो इनके साथ तो भैया ये रिलेशन है, अगर आप दूरी बढ़ाओगे तो बल लगने वाला कम हो जाएगा, अगर आप दूरी कम करोगे तो लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा हो जाएगा। वैसे जो गुरुत्वाकर्षण चैप्टर है अब क्लास 9 से हटा दिया गया है ना, अब हटा दिया गया है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आने वाले रेलवे के एग्जाम में जो है अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर से सवाल जो है पूछा भी जा सकता है। गति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मूवमेंट के संबंध में जो है इनमें से कौन सा कथन गलत है? जीवधारी आंतरिक या आणविक गति दर्शाते हैं तब भी जब बाह्य गति दिखाई नहीं देती। मान लीजिए कि आप एक जगह पर विराम अवस्था में हैं या फिर आप सो रहे हैं, तो क्या फिर भी आपके बॉडी के अंदर जो है कोई मूवमेंट जो है वो होता है, या फिर कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है? बिल्कुल होता है। देखो, जब तक एक जीव जीवित है, जब तक एक जीव जीवित है तब तक उसके कोशिका में ना बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका मूवमेंट चलता रहता है। जो उनका मूवमेंट है चलता रहता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मूवमेंट होता रहता है। कोशिका में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता रहता है, उससे हम लोग मॉलिक्यूलर मूवमेंट कहते हैं। ये सजीवों का एक लक्षण है। जब तक एक जीव जिंदा है तब तक उनके बॉडी में जो है मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो है वो होगा, मॉलिक्यूलर मूवमेंट होगा, मॉलिक्यूलर मूवमेंट होगा ही, चाहे आप रेस्ट में विराम में, इससे मतलब नहीं है। आप जीवित है ना, आप जीवित हैं यानी कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रहा है। जिस दिन ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट रुक जाएगा उस दिन आप जीवित ही नहीं बचेंगे, है ना, उस दिन आप जीवित ही नहीं बचेंगे। ठीक, तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। गति जीवधारियों की एक विशेषता है, बिल्कुल सही है, केवल सजीव ही गति दिखा सकते हैं।
पौधों में वृद्धि संबंधी गति जैसे प्रकाश की ओर झुकना गति का एक रूप है। बिल्कुल सही है, पौधे जो होते हैं प्रकाश की दिशा में झुक जाते हैं, या पौधों में जो तना है, जड़ है, उनकी जो गतियां होती है, ये सारे भी गति का ही एक रूप है जिसे हम लोग ट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। ये स्टेटमेंट भी सही है। आणविक गति केवल प्राणियों में पाई जाती है, पौधों में नहीं, सारे जीवों में पाई जाती है ना। जो भी जीव है, जो भी सजीव है, जब तक वो जीवित है उनके अंदर जो है ये आणविक गति जो है देखने को हमें मिलती है। तो जो पौधा होते हैं भाई वो भी सजीवी होते हैं, तो इनके अंदर भी देखने को मिलेंगे। यहाँ लिखा है कि पौधों में नहीं, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। डी ऑप्शन राइट आंसर। निम्नलिखित सभी वाहन 50 किलोमीटर पर आवर के वेग से गतिमान है। सभी वाहनों को एक ही स्थान पर रोकना है। किस वाहन को रोकने के लिए ब्रेक में अधिक बल लगाना होगा? स्कूटर है, कार है, बस है, साइकिल है ना। ये सारे के सारे जो है 50 किलोमीटर पर आवर के वेग से चल रहे हैं। इन सारे को एक ही स्थान पर रोकना है। किस वाहन को रोकने के लिए ब्रेक में अधिक बल लगाना होगा? तो आप ये फीलिंग्स के साथ ही आप आंसर जो है कर सकते हैं कि इसका आंसर जो है बस हो जाएगा, है ना। ये आप फील करके भी, स्कूटर है, कार है, बस है, साइकिल है, साइकिल को रोकने के लिए ज़्यादा ब्रेक नहीं लगाना पड़ेगा, है ना। क्यों भाई? क्योंकि साइकिल का द्रव्यमान कम है, द्रव्यमान कम है। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने में वेग होता है, राइट। ये जो वेग है ये तो सबके लिए बराबर ही है, 50 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब जो संवेग है वो सीधा निर्भर कर रहा है इस द्रव्यमान पे, यानी जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका संवेग ज्यादा होगा। अच्छा, बल बराबर होता है संवेग में परिवर्तन की दर, है ना। संवेग में परिवर्तन की दर, इसका मतलब होता है कि जो अंतिम संवेग है माइनस प्रारंभिक संवेग। अंतिम संवेग तो सबका 0 ही होना है। क्यों भाई? क्योंकि सबको रोकना है, सबको रोकना है, सबको रोकना है। और संवेग बराबर द्रव्यमान गुने में वेग होता है, तो भाई सबका जो अंतिम वेग है वो तो 0 हो जाएगा, तो संवेग जो है अंतिम 0 हो जाएगा। प्रारंभिक संवेग में देखो, प्रारंभिक संवेग हो जाएगा द्रव्यमान और गुने में वेग। तो क्या हम यहां पर लिख सकते हैं 0 माइनस द्रव्यमान गुने में वेग बट्टे में समय। ये समय सबके लिए नियत ही रहने वाला है ना भाई। समान समय में ही सबको रोकेंगे तभी तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। ये आपका निकल कर आ गया द्रव्यमान गुने में वेग बट्टे में समय। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो सबके लिए सेम है। ये जो v है आपको दे रखा है कि भाई सब 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल रहे हैं, यानी ये जो बल आया वो सीधा समानुपाती है किसके? द्रव्यमान के। यह माइनस चिन्ह जो है केवल ये दिखा रहा है कि हमने फोर्स लगाया है और यहाँ पर जो स्पीड है वो घट रही है ना। यानी कि फोर्स जो लगाया गया है और जो यहाँ पर स्पीड है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया है, गति जो है समय के साथ वो घट रही है। तो केवल यहाँ पर डायरेक्शन को दिखा रहा है कि फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में, जिधर गति हो रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाया गया है। यानी ये जो बल है, जो ब्रेक के दौरान लगाया जाएगा, ये टोटली जो है निर्भर कर रहा है द्रव्यमान पे। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा बल ज़्यादा लगाना होगा उसे रोकने के लिए। तो फीलिंग्स के साथ जो है आप आंसर बस मार देते ठीक, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन रहा आपका। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि बस का जो मास है वो सबसे ज़्यादा है इन सारे में, और सबसे कम बल लगाना पड़ेगा जिसका द्रव्यमान सबसे कम होगा। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइकिल हो जाएगा। ये न्यूटन की गति के दूसरे नियम में हम लोग पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम जो है, इसी को हम लोग फोर्स बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण से निर्मित होता है? तो खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण से इनमें से क्या निर्मित होता है? पोषी स्तर, है ना, ट्रॉफिक लेवल, है ना। ट्रॉफिक लेवल, ये पहला ट्रॉफिक लेवल जहां उत्पादक आते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये दूसरा ट्रॉफिक लेवल जहां शाकाहारी आते हैं, इसे हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं शाकाहारियों को। जो तीसरा ट्रॉफिक लेवल होता है वहां हमारे छोटे मांसाहारी आते हैं, इसे हम लोग द्वितीयक उपभोक्ता भी बोलते हैं। और जो चौथा पोषी स्तर है वहां बड़े मांसाहारी आते हैं, जिसे हम लोग तृतीय उपभोक्ता भी बोलते हैं। तो ये पोषी स्तर है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी डिवाइस की रेटिंग 120 वोल्ट पर 90 वाट है तो कथित की गई धारा है। मान लीजिए आपने मार्केट से एक डिवाइस खरीद कर लाया, जैसे आप बल्ब खरीद कर लाते हैं तो वहां पर जो है वोल्टेज लिखा होता है और वाट भी लिखा होता है, पावर भी लिखा होता है। तो आप मान लीजिए कि एक बल्ब ही, मान लो कि आप बल्ब ही खरीद कर लाते हैं मार्केट से, एक बल्ब ही आपने खरीद कर लाया मार्केट से मान लीजिए,
है ना। एक बल्ब जो है आप खरीद करके लाते हैं मार्केट से, जिस पर लिखा हुआ है 120 वोल्ट 90 वाट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप वोल्टेज देते हो 120 तो ये 90 वाट पावर कंज्यूम करेगा, है ना, 90 वाट पावर कंज्यूम करेगा। तो 90 वाट पावर कंज्यूम करने के लिए कितना धारा जो है ये बल्ब लेने वाला है, सर्किट से कितना धारा ये खींचेगा। तो पावर इज इक्वल टू वी इंटू में आई होता है। 90 वाट जो है ये पावर कंज्यूम करेगा, 120 जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना पावर ये कंज्यूम करेगा, सॉरी कितना करंट ये खींचेगा, कितना करंट ये सर्किट से खींचेगा कि इसको पावर जो है 90 वाट मिलेगा। बस यही करंट जो है आपसे पूछा गया है। तो 90 बटा में 120 हो जाएगा, है ना, जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, 9 बटे में 12 हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा 0.75 एम्पियर। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा 0.75 एम्पियर। ठीक, सही है, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ होता है ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है, और ये काफी है बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में बताने के लिए, है ना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आवर्धन है वो धनात्मक होगा। अगर आवर्धन धनात्मक है इसका मतलब क्या होता है कि बनने वाला प्रतिबिंब जो है सीधा होता है, और सीधा प्रतिबिंब हमेशा ही आभासी होता है। इसका मतलब ये भी है कि जो आवर्धन का मान है वो 1 से छोटा है, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई या फिर प्रतिबिंब का आकार लिख देते हैं, यूजुअली आकार ही लिख करके आता है। प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार से छोटा होता है। ठीक, प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार से छोटा होता है। तो बोलेंगे आभासी और सीधा प्रतिबिंब, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, है ना। यहां वास्तविक लिखा हुआ है, वास्तविक उल्टा गलत हो जाएगा। यहां वास्तविक लिखा हुआ है, वास्तविक प्रतिबिंब कभी सीधा नहीं होता है, और आवर्धित नहीं छोटा बोलेंगे, है ना, आवर्धित नहीं छोटा बोलेंगे। ये उत्तल दर्पण के लिए सही है और अवतल लेंस के लिए भी सही है। जो अवतल लेंस होता है ना, अवतल लेंस, ये है आपका अवतल लेंस। दोनों के लिए ध्यान में रखिए, अवतल लेंस है और उत्तल दर्पण है, दोनों के लिए, इसके लिए भी ये सही है और इसके लिए भी ये सही है। तो यहीं पर आप याद कर लो, है ना। उत्तल दर्पण और अवतल लेंस दोनों के केस में जो है आवर्धन 0 से 1 के बीच में होगा। इसका मतलब आवर्धन धनात्मक होता है। धनात्मक आवर्धन का मतलब होता है सीधा और आभासी प्रतिबिंब है ना। आवर्धन का मान 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा लेकिन 0 से बड़ा होगा, है ना, 0 से 1 के बीच में है। ठीक, और ये मोड है, मोड का मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक, नेगेटिव नहीं हो सकता, और यहां पर देख भी सकते हो 0 से 1 के बीच में, यानी कि पॉजिटिव है। तो अगर 1 से छोटा है आवर्धन, यानी कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा है। भुजा ए वाला एक घन प्रतिरोधकता रो वाले पदार्थ से बना है। घन के दो विपरीत फलक के बीच प्रतिरोध कितना होगा? अब ये सब ना पढ़ना होता है क्लास 11th में, यानी बोल सकते हो कि हाँ ये आपके सिलेबस से बाहर का एक सवाल जो है पूछा गया है इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से ही, लेकिन ये आपको क्लास 10th के लेवल पर तो नहीं पढ़ना है। मान लीजिए कि एक यहां पर घन बोला गया, लेकिन मैं यहां पर घनाभ बना रहा हूं। ये मैंने घनाभ बना दिया। मान लो कि ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ठीक, और ये हमारा हो जाएगा सी, है ना, ये सी है, ये घनाभ है, राइट। मान लीजिए कि
धारा ना हम ऐसे भेजते हैं, इधर से करंट ऐसे जाती है और इधर से जो है निकल जाती है करंट। और आप ये मान लो कि ये पहला फ्लक है ना, ये फेस 1 और ये फेस 2, ये अपोजिट फेस हो गया। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि भाई प्रतिरोध बताओ इन दोनों ही फेस के अक्रॉस, है ना, इन दोनों फेस को, यानी धारा इस वाले फेस से घुस रही है और इस वाले से निकल रही है। आपको रेजिस्टेंस बताना है इन दोनों फेस को लेकर के। तो आप रेजिस्टेंस बताएंगे ये 1 2 जो फेस है उसके अक्रॉस। तो फॉर्मूला आपके पास वही है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, है ना। अब यहां पर ध्यान से देखिए, रो तो हमारा है, इसका रो आपको दिया हुआ है ना, रो मान लिया कि रो है, यानी कि जो रेजिस्टिविटी है वो रो है। अब देखो लेंथ आप कौन सा लेंगे, लेंथ आप लेंगे करंट के डायरेक्शन में। करंट के डायरेक्शन में देखो कौन सा लेंथ आ रहा है, करंट के डायरेक्शन में देखो कौन सा लेंथ आ रहा है, कौन सा लेंथ आ रहा है करंट के डायरेक्शन में, तो ये ए आ रहा है। भाई ये लेंथ इस फलक से इस फलक के बीच की दूरी कितनी होगी, लंबाई कितनी होगी, ये जो ए है ए के बराबर, ठीक, ए के बराबर, ये ए आ गया। अब चाहिए आपको एरिया। एरिया देखो कि करंट जो है किसके परपेंडिकुलर जा रहा है, एरिया यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो जो करंट के परपेंडिकुलर एरिया है ना भाई, जिस एरिया से करंट घुस रहा है उसके जिसके परपेंडिकुलर है करंट, वो एरिया आपको जो है यहाँ पर लेना है। तो आप ये वाला एरिया ले लो चाहे आप ये वाला एरिया ले लो, दोनों बात बराबर ही है, दोनों बात बराबर ही है। तो यहाँ पर क्या एरिया आ जाएगा भाई, है ना, ये बी और गुने में सी हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने में चौड़ाई, है ना, तो ये एक जो है रेक्टेंगुलर एरिया आ जाएगा, तो बी इंटू में सी, ये आ गया रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा मान लो आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई करंट जो है ऐसे घुस रही है और ऐसे निकल रही है, अब बताओ, इसको मैंने बोल दिया चलो ये 3 है, ये तीसरा फेस और ये चौथा फेस। अब बताओ यहां पर रेजिस्टेंस जो तीसरा चौथा फेस है उसके अक्रॉस, फिर से फॉर्मूला यही होगा, रो हमारा वही होगा। इस बार लेंथ आप कौन सा लेंगे दोस्तों, देखो लेंथ आप देखो इन दोनों फलकों के बीच में जो लेंथ है, करंट के डायरेक्शन में आपको लेंथ जो है वो लेनी है, तो इन दोनों फलकों के बीच में लेंथ ये बी आने वाली है, बी। एरिया, ये एरिया आप लेंगे, यह आ जाएगा ए इंटू में सी, ए इंटू में सी। आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इस तरह के प्रश्नों को बनाना है ना, कैसे इस तरह के प्रश्नों को बनाना है। हमें सवाल में ना घन दिया गया था, हमें सवाल में घन दिया गया था, हमें जो है सवाल में घन दिया गया है, घनाभ नहीं दिया गया है। हमें तो सवाल में और भी आसान, हमसे सवाल और भी आसान पूछा गया है। हमारे केस में तो क्या है कि सारे लंबाई जो है भाई सब एक समान है, सब के सब एक समान है, ए, ठीक है। और दो विपरीत फलक आप कोई सा भी उठा सकते हो, आप ये ले लो, ये विपरीत फलक ले लो, धारा इधर से जा रही है और इधर से जो है निकल रही है। आप यहां पर लगाओ R इज इक्वल टू रो, आप किसी भी दो विपरीत फलक को ले लेंगे, उसके बीच की लंबाई a ही आने वाली है, और एरिया जो है a इंटू में a, है ना, स्क्वायर का एरिया, वर्ग का क्षेत्रफल, है ना, ए स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, तो भुजा जो है हमारे पास a है। तो R इज इक्वल टू रो 1 बाई ए, ये आ जाएगा, ए से एक खत्म हो जाएगा, तो रो बाई ए, सी ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सीख गए होंगे कि इस तरह का प्रश्न अगर आता है तो आप कैसे बनाएंगे, कैसे आप बनाएंगे, है ना। लेंथ आप लेंगे करंट के डायरेक्शन में, ठीक, और एरिया आप लेंगे जो करंट के परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा उसको आप लेंगे, जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आएगा जो करंट के धारा के लंबवत होगा वो लेंगे आप, ठीक है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन यौगिकों का सह संयोजक आबंधन आचरण इन यौगिकों की निम्नलिखित में से किस विशेषता से मेल खाता है। जो कार्बन यौगिक होते हैं उसे हम लोग सह संयोजक यौगिक भी बोलते हैं, क्योंकि कार्बन यौगिक बनते हैं कोवलेंट बाउंड से, सह संयोजक आबंध से। और जो कार्बन यौगिक होते हैं या फिर सह संयोजक यौगिक होते हैं उनकी खासियत होती है कि उनका गलनांक और क्वथनांक दोनों ही निम्न होते हैं, जबकि आयनिक यौगिक उच्च होते हैं। वयस्कों में वृद्धि हार्मोन के अतिस्रवण के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या होता है। वयस्कों में वृद्धि हार्मोन के ज्यादा सिक्रेट होने से
जो पीयूष ग्रंथि है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसी से हार्मोन सीक्रेट होता है, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन शॉर्ट में GH लिख देते हैं। ये जो ग्रोथ हार्मोन है, ये वृद्धि एवं विकास को नियंत्रित करने का काम करता है। अगर ये ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सीक्रेट होता है, यानी इसका हाइपोसिक्रीशन होता है, हाइपोसिक्रीशन होता है, तो इससे जो बीमारी होती है उससे हम लोग ड्वार्फिज्म कहते हैं, यानी कि जो व्यक्ति की जो हाइट है वो कम रह जाती है, बौना हो जाता है व्यक्ति। इसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे? बौनापन, बौनापन बोलेंगे, ड्वार्फिज्म। अगर मान लीजिए कि हाइपर सिक्रीशन होता है, यानी जरूरत से ज्यादा बन जाता है, हाइपर का मतलब ज्यादा होता है, हाइपो का मतलब कम होता है, हाइपर सिक्रीशन होता है, अल्प स्राव होता है ना। यहाँ अति श्रवण दिया हुआ, ये हाँ अति श्रवण है, हाइपर सिक्रीशन मतलब अति श्रवण, और हाइपो सिक्रीशन मतलब अल्प स्राव, अल्प स्राव, हाइपर सिक्रीशन। तो हाइपर सिक्रीशन जो है ये आप देखो कि भाई किस में हो रहा है। अगर मान लो कि बच्चा है, चाइल्ड है, तो इसमें जो है अगर बचपन में ही ये ज़्यादा बन गया, ग्रोथ हार्मोन जो है वो ज़्यादा बन गया, बचपन में ज़्यादा बन गया, तो जो व्यक्ति की लंबाई है वो जो नॉर्मल हाइट होती है एक इंसान के पास, उससे जो है अधिक हो जाएगी, है ना। व्यक्ति की जो हाइट है वो अधिक हो जाएगी, है ना, काफ़ी लंबा जो है व्यक्ति हो जाता है। और ये भी अपने आप में एक विकार है जिसे गाइगेंटिज्म कहा जाता है ना, गाइगेंटिज्म कहा जाता है। अगर यही मान लो कि एडल्ट में होता है ना, एडल्ट में होता है जो आपसे पूछा गया है, तो जो विकार होता है उसे हम लोग एक्रोमीगेली बोलते हैं, एक्रोमीगेली बोलते हैं, है ना, एक्रोमीगेली बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि व्यक्ति की जो हाइट है वो नॉर्मल रहेगी, जितनी होनी चाहिए एक व्यक्ति की हाइट, लेकिन जैसे ये पंजा है ना, ये असामान्य रूप से बड़ा हो जाएगा। ये जो जबड़ा है ये असामान्य रूप से बड़ा हो जाएगा। पैर जो है काफी बड़ा हो जाएगा। तो जो ऑर्गन होंगे, हाथ है, पैर है, मुंह है, ये असामान्य रूप से बड़ा हो जाएगा, लेकिन कद जो है उसका वो नॉर्मल ही रहेगा, समान ही रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? एक्रोमीगेली। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, है ना, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान कितना है? ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान कितना है? इसका फॉर्मूला होता है C12H22, नहीं ये तो सुक्रोज हो गया ना, हमसे ग्लूकोज का पूछा है। C6H12O6 ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए क्या करेंगे? जितने भी एटम हैं उन सारे का मास लिख करके जोड़ देंगे। कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 12 होता है और संख्या में 6 कार्बन के परमाणु हैं, प्लस हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, संख्या में 12 हाइड्रोजन के परमाणु हैं। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है और संख्या में 6 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। ये आ जाएगा 72, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 96। तो 6 और 2 8, 8 और 2 10, 9 10 17 और 1 हासिल 18, 180। यू यानी कि यूनिफाइड मास। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति पास की किसी वस्तु को देखता है तो सिलियरी पेशियां, जो सिलियरी पेशियां होती है, जो सिलियरी पेशियां होती है, देखो जो सिलियरी मसल होती है जो लेंस को पकड़ के रखती है, या तो ये शिथिल हो सकती है, सिकुड़ सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, या फिर क्या कर सकती है? शिथिल हो सकती है ना। ये हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है या फिर क्या कर सकती है? रिलैक्स कर सकती है। ये सिलियरी पेशियां जो होती है लेंस को पकड़ के रखती है ना, लेंस को पकड़ के रखती है। जब ये सिलियरी पेशियां जो है कॉन्ट्रैक्ट होती है तो जो लेंस का जो कर्वेचर है वो बढ़ जाता है, लेंस ज़्यादा कर्व हो जाता है ना, लेंस का कर्वेचर जो है वो बढ़ जाता है, यानी कि जो कर्वेचर है, कर्वेचर इंक्रीज कर जाता है। लेंस जो है, जो लेंस है ये थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है। और इससे क्या होता है कि जो फोकल लेंथ है,
जो फोकल लेंथ है ये कम हो जाता है, और फोकल लेंथ तब कम होता है जब हम नज़दीक की वस्तु देखते हैं। तो नज़दीक की वस्तु जब हम देखते हैं, जब हम नज़दीक की वस्तु देखते हैं तो फोकल लेंथ जो है वो घट जाती है। और घटती कैसे है? सिलरी मसल जो होती है, सिलरी पेशी जो होती है वो सिकुड़ जाती है। सिकुड़ने के बाद उसका लेंस का जो कर्वेचर है वो ज़्यादा हो जाता है और लेंस मोटा हो जाता है, फोकल लेंथ घट जाता है। जब हम दूर की वस्तु देखते हैं, जब हम दूर की वस्तु देखते हैं तो वहां पर फोकल लेंथ को बढ़ाना होता है। इसके लिए जो सिलरी पेशियां होती है वो शिथिल हो जाती है। शिथिल होने से क्या होता है कि जो लेंस है, जो लेंस है इसका कर्वेचर कम हो जाता है और लेंस पतला हो जाता है ना। कर्वेचर जो है यानी कि वक्रता, लेंस की जो वक्रता है ये घट जाती है। जो लेंस है ये थिन हो जाता है, पतला हो जाता है। और ऐसा होने से क्या होता है? ऐसा होने से जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ है ये बढ़ जाता है, और इससे व्यक्ति जो है दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है ना, स्पष्ट रूप से व्यक्ति देख पाता है। तो जब कोई व्यक्ति पास की किसी वस्तु को देखता है ना, पास की किसी वस्तु को देखता है, पास की किसी वस्तु को देखता है, यहाँ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट यानी कि दूर की वस्तु जो है साफ साफ देखता है, तब ये सीन बनता है। पास की वस्तु देखता है तो हम बोलेंगे कि जो सिलरी पेशियां है सिकुड़ती है और लेंस जो है वो मोटा हो जाता है। सिकुड़ती है, लेंस को मोटा करती है। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक सफेद ठोस तत्व HCl के साथ अभिक्रिया करके एक गैस बनाता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। जो गैस है वो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो रटा होगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐसा करती है। इससे निश्चित रूप से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, राइट। ठोस या तो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट है। अब देखो, जो कार्बोनेट है या फिर बाइकार्बोनेट है ये तो अपने आप में यौगिक है ना, तत्व थोड़ी है। तो यहाँ पर तत्व नहीं होगा, यौगिक होगा, है ना, यौगिक होगा। तो सफेद ठोस जो है ये आप बोल सकते हो जैसे अंडे का छिलका जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। आप उसकी अभिक्रिया जो है अम्ल से करवा दो। किसी भी धातु के कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया हम अम्ल से जब करवाते हैं, चाहे ये HCl हो चाहे वो H2SO4 हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो मुक्त होती है ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है और इसकी खासियत है आग बुझाने में काम आती है और चूने के पानी को ये दूधिया कर देती है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर करेक्शन होगा, ये तत्व नहीं यौगिक होगा, है ना, तत्व नहीं यौगिक होगा। मधुमक्खी शाला निम्नलिखित में से किस खाद्य सामग्री के उत्पादन में सहायता करती है? तो मधुमक्खी शाला में मधुमक्खियों को पाला जाता है और मधुमक्खी जो है शहद देने का काम करती है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये है एपियरीज मधुमक्खी शाला, जहां मधुमक्खियों का पालन किया जाता है शहद की प्राप्ति के लिए। निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के कारण एथेनॉल पेट्रोल की तुलना में एक बेहतर वैकल्पिक ईंधन है? अकेला एथेनॉल का इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया जा सकता है या फिर एथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिक्स करके यूज किया जाता है। एथेनॉल को क्लीन फ्यूल कहा जाता है, स्वच्छ ईंधन कहा जाता है, क्योंकि इसका दहन जो है जब होता है तो काला धुआं जो है वो उत्पन्न नहीं होता है, काला धुआं उत्पन्न नहीं होता है, यानी कि प्रदूषण ये नहीं करता है और अच्छे से इसका दहन होता है, क्लीन फ्यूल है। जब कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर नियत चाल से गमन करती है तो उसकी गति को क्या कहते हैं? अगर गति वृत्तीय पथ पर होती है तो उस गति को हम लोग वृत्तीय गति कहते हैं, है ना। उस गति को क्या बोलते हैं? वृत्तीय गति बोलते हैं, वृत्तीय गति बोलते हैं, यानी कि सर्कुलर मोशन बोलते हैं, है ना, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ये सर्कुलर मोशन जो है ये एक समान भी हो सकती है और असमान भी हो सकती है। अब ध्यान दीजिएगा आप, जब हम एक समान वृत्तीय गति बोलते हैं तो यहां पर स्पीड जो है ये कांस्टेंट होता है, यानी चाल, ध्यान दीजिएगा, वेग नहीं, चाल, चाल जो है वो नियत होती है, यानी जो चाल है वो बदलती नहीं है। असमान वृत्तीय गति जो हम बोलते हैं तो हमारा मतलब होता है कि जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं है, यानी कि चाल जो है वो नियत नहीं है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, चाहे सर्कुलर मोशन जो है वो यूनिफॉर्म हो या फिर नॉन यूनिफॉर्म हो, कोई सा भी हो, सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी है यानी कि जो वेग है ये कभी भी नियत नहीं होता है, कभी भी नियत नहीं होता है। ठीक, कभी भी नियत नहीं होता है।
ठीक, चाल नियत हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर नियत चाल हो जाती है तो एक समान वृत्तीय गति कहलाएगी, अगर नहीं होती है तो असमान वृत्तीय गति कहलाएगी। लेकिन एक समान वृत्तीय गति हो चाहे असमान वृत्तीय गति हो, वेग कभी भी नियत नहीं होता है, वेग कभी भी नियत नहीं होता है। यानी सर्कुलर मोशन में पिंड हमेशा जो है त्वरित होता है ना, त्वरित होता है। सर्कुलर मोशन जो है ये अपने आप में एक उदाहरण है त्वरित गति का, त्वरित गति का। यानी त्वरण होगा ही होगा, त्वरण जीरो नहीं होगा, है ना, त्वरण जो है ये जीरो नहीं होगा। यहां देखो चाल नियत है तो एक समान वृत्तीय गति है, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पादपों में सबसे सामान्य सरल अस्थायी उत्तक है? सबसे कॉमन सरल अस्थायी उत्तक है तो प्लांट के अंदर पौधों के अंदर जो मोस्ट कॉमन टिश्यू है, सबसे सामान्य टिश्यू है, वो है पैरेन्काइमा, वो है पैरेन्काइमा, मोस्ट कॉमन। अगर हम एनिमल की बात करते हैं, जंतुओं की बात करते हैं, तो सबसे सामान्य जो ऊतक है, टिश्यू है, वो है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक, है ना, संयोजी ऊतक। हम बोलेंगे यहां पर पैरेन्काइमा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जनन के निम्नलिखित में से किस रूप में नई पीढ़ी के जन्म के लिए नर और मादा दोनों लिंगों की आवश्यकता होती है ना। जो नर लिंग होता है यहां से शुक्राणु आता है, जो मादा है ना, जो मादा होते हैं उनकी तरफ से अंडाणु होता है ना। इन दोनों के बीच में निषेचन होता है, निषेचन होता है, तो जाकर के जो है एक नई पीढ़ी का जन्म होता है। तो ऐसा होता है लैंगिक जनन में, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समूह को एचआईवी संक्रमण का सबसे अधिक खतरा है, सबसे ज्यादा खतरा है? ऐसे व्यक्ति जिनके एक से अधिक असुरक्षित यौन साथी हो। एक व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति जो एक से अधिक व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाता है ना, यौन संबंध बनाता है और अनप्रोटेक्टेड जो है वो यौन संबंध यानी कि असुरक्षित यौन संबंध बनाता है, यानी कि बिना किसी कंडोम का इस्तेमाल किए, तो इसको सबसे ज्यादा खतरा है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसको सबसे ज्यादा खतरा है एचआईवी का। रोगी के हृदय स्पंद की ध्वनि स्टेथोस्कोप के माध्यम से डॉक्टर के कानों तक कैसे पहुंचती है? आई थिंक ये तीसरा सवाल है स्टेथोस्कोप के ऊपर, बार बार यही पूछा गया है अलग अलग तरीके से कि कैसे जो है हृदय से आने वाली आवाज, फेफड़ों से आने वाली आवाज स्टेथोस्कोप के माध्यम से डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। तो ट्यूब जैसी संरचना होती है स्टेथोस्कोप में, यहां से ध्वनि का जो है बार बार परावर्तन होता है, बार बार परावर्तन होता है ना, बार बार परावर्तन होता है, और इस प्रकार से डॉक्टर के कानों तक ध्वनि पहुंचती है। तो स्टेथोस्कोप में ध्वनि के बहुपरावर्तन द्वारा रोगी के हृदय स्पंद की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र यह है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसी को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट। यह है साधारण नमक, है ना, साधारण नमक। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसे ना कास्टिक सोडा भी कहा जाता है, कास्टिक सोडा कहा जाता है। ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसे धावन सोडा भी कहा जाता है, और इसे कहा जाता है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव नहीं दिखाएगा? टिंडल प्रभाव नहीं दिखाएगा, नहीं दिखाता है कौन? समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण। जो समांगी मिश्रण होते हैं इसे हम लोग विलयन भी बोलते हैं, विलयन बोल दो, या फिर इसी को ना वास्तविक विलयन भी कहा जाता है ना, वास्तविक विलयन भी कहा जाता है, ट्रू सॉल्यूशन कहा जाता है ना, ट्रू सॉल्यूशन। या तो आप सॉल्यूशन बोल दो या फिर ट्रू सॉल्यूशन बोल दो, बात एक ही है, समांगी मिश्रण यानी कि होमोजेनस मिक्सचर।
तो देखो ये जो स्टार्च है, इमल्शन है, इमल्शन इमल्शन जो ये मिल्क है ना, ये देखो इमल्शन अपने आप में कोलाइड का एक प्रकार है। इमल्शन अपने आप में कोलाइड का एक प्रकार है जिसका उदाहरण है मिल्क। स्टार्च भी अपने आप में कोलाइड है। तो कोलाइड जो होते हैं ना, जो कोलाइड होते हैं ये हेट्रोजेनस मिक्सचर है, विषमांगी मिश्रण है और ये टिंडल प्रभाव को दिखाते हैं। ये टिंडल प्रभाव को दिखाते हैं, ये टिंडल प्रभाव को दिखाते हैं। जबकि ये जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है या नमक पानी का घोल, चीनी पानी का घोल, ये सब जो होते हैं ना समांगी मिश्रण होते हैं, यानी कि ये टिंडल प्रभाव को नहीं दिखाएगा। अपखंडन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? अपखंडन अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है। इसे इंग्लिश में फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। फ्रेगमेंटेशन जो है ये स्पैरोगैरा में होता है। स्पैरोगैरा जो है एक हरा शैवाल है ना, हरा शैवाल है। ये स्पैरोगैरा का, ये अपने आप में एक स्पैरोगैरा है ना, ये जनक है। ये धीरे धीरे मैच्योर होगा और अपने आप ही टूट जाएगा कई सारे टुकड़ों में, है ना, कई सारे फ्रेगमेंट्स में ये खुद ही टूट जाएगा। तो पहले ये मैच्योर होगा, उसके बाद खुद ही टूट जाएगा और जितने टुकड़ों में ये टूटेगा उतने जो है नए स्पैरोगैरा बन जाएंगे। तो विभाजन से पहले परिपक्वता शामिल है। ऐसे डिवाइड करने से पहले ये जो स्पैरोगैरा है पहले ये परिपक्व होगा, मैच्योर होगा और अपने आप ही ऐसे डिवाइड कर जाएगा। ये स्टेटमेंट सही है। आनुवांशिक रूप से समान संतति उत्पन्न करता है, सही है, क्योंकि ये अपने आप में अलैंगिक प्रजनन है तो जो संतति होंगे वो एक जैसे ही होंगे, आनुवांशिक रूप से भी एक जैसे होंगे। बीजाणु निर्माण एक प्रकार की अपखंडन प्रक्रिया है, गलत हो जाएगा। बीजाणु निर्माण जो है ये होता है राइजोपस में, जो कि एक कवक है। ये बिल्कुल ही अलग प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है। बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है, बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है, लेकिन जो सरल बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें, है ना, जो जीव होने चाहिए वो सरल जीव होने चाहिए, ठीक है, सरल जीव होने चाहिए, सिंपल जो है ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। तो ये जो स्पैरोगैरा है ये अपने आप में बहुकोशिकीय ही है, ये अपने आप में बहुकोशिकीय ही है, मल्टी सेलुलर जो है, लेकिन ये क्या है, सिंपल है, सिंपल ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेलुलर तो है लेकिन ये सिंपल ऑर्गेनिज्म है, सरल जीव है। सरल जीव कहने का मतलब हो गया कि शारीरिक जो संरचना है वो जटिल नहीं है, बड़ा ही सरल है, ठीक है। तो सही है, सी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। बीजाणु निर्माण स्पोर फॉर्मेशन द्वारा जो है राइजोपस में होता है ना, राइजोपस में होता है, जिसमें एक स्पोरेंजियम होता है, इसमें बहुत सारे स्पोर्स जो है बनते हैं। फिर ये जो स्पोरेंजियम है ये बीजाणुधानी जो है ये फट जाएगा, बीजाणु जो है हवा में फैल जाएंगे, जहाँ जहाँ गिरेंगे अगर वातावरण अनुकूल हुआ उस कवक के, राइजोपस अपने आप में कवक है, तो उन सारी जगहों पर जो है वो नए कवक उग जाएंगे, राइजोपस उग जाएंगे। तो ये अलग प्रकार का जो है अलैंगिक प्रजनन है, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु निर्माण जो है ये बिल्कुल अलग प्रकार का जो है अलैंगिक प्रजनन है। और ये जो अपखंडन है जिसे फ्रेगमेंटेशन यहाँ पर बोलेंगे, इसी को खंडी भवन भी बोल देते हैं हिंदी में, ये अलग प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए अगर आप साइंस की तैयारी मेरे से करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं रेलवे स्पेशल साइंस के इस बैच में हमारे ऐप के ऊपर। इस कोर्स में कैसा पढ़ाया गया है उसको लेकर के एक डेमो चैप्टर यानी कंप्लीट चैप्टर जो उस कोर्स का ही पार्ट है वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको मज़ा आए तो आप हमारे इस कोर्स से जुड़ सकते हैं, बैच से जुड़ सकते हैं। इस बैच को ज्वाइन करने के बाद शायद ही आपसे रेलवे के एग्जाम में प्रश्न छूट जाए, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस कोर्स को चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। 2 दिसंबर को जो तीनों के तीनों शिफ्ट हुए थे उन सारे का डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।